Hi guys, welcome to Indian Football Arena. So आज we are going to discuss India versus Nepal, the second match. So पहले मैच की स्टोरी आप सबको पता ही है, 1-1 ड्रॉ हुआ. So पहले मैच का मैं आपको एक छोटा सा समरी दे देता हूँ कि पहले मैच में फर्स्ट हाफ में चिंगलेनसना से एक मिस्टेक हुई और नेपाल ने कैपिटलाइज़ किया. नेपाल 1-0 चल रहा था फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में उसके बाद सुनील छेत्री ने एक शॉट लिया जिसको नेपाल के कीपर ने सेव किया और फिर अनिरुद्ध थापा ने उसको गोल के अंदर डाल के हमको किस तरीके से बचा लिया. उसके बाद फिर इंडिया ज़्यादा कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर पाई. गोल के लायक चांसेस क्रिएट हुए लेकिन कोई ज़्यादा पॉजिटिव अटैक नहीं बन पाया एंड मैच एंड हो गया 1-1 पे. अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे गेस्ट से. सो वी हैव विद अस आदर्श फ्रॉम फुटबॉल टॉक्स हिंदी. सो रिसेंटली इनका पुराना वाला चैनल टर्मिनेट हो गया है. इनके नए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो गाइस गो एंड चेक इट आउट और सब्सक्राइब करना कर देना क्योंकि भाई के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स लूज़ हो गए हैं और चैनल डिलीट होने की वजह से. और उसके चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. आप वो सब आप देख सकते हो. आदर्श, डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन क्या था वो मैच देख के, क्या लगा तुम्हें. व्हाट वर यू फीलिंग वो जब चिंगलेनसना की गलती हुई और जो ओवरऑल जो मैच चल रहा था, जिस तरीके से चल रहा था. ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स जो मैच हुआ था थोड़ा फ्रस्ट्रेट था, जैसा मैच चल रहा था, जैसा प्रोसीड हो रहा था। मैं तो वॉच अलोंग कर रहा था, लाइव था मैं तो आप मेरा एक्सप्रेशन तो वहां पे बहुत लोगों ने देखा था कि क्या हुआ था। और ऑफ कोर्स अगर आप देखो तो मेरा पहला इंप्रेशन यही रहेगा जो हमारा परफॉर्मेंस रहा था कि वी आर रियली एट द बॉटम। कहने का मतलब ये है कि नेपाल के अगेंस्ट हम फेवरेट थे, सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेपाल के अगेंस्ट हम डोमिनेट करेंगे। मे बी हम हमारा एक वीक लिंक रहा है पूरे, अगर आप 4-5 मैचेस देखो कि हम गोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे फॉरवर्ड से ज्यादा हम्म. कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। तो वो मैं चाहता था कि यहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करें, वो जो हमारा एक आप कह सकते हो कि एक लूप होल्स है उसको हम हटाएं, उसको रिमूव करें। लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली वो नहीं हो पाया और नेपाल ने यार दिखा दिया आखिरकार कि क्यों वो एक ऐसी टीम है जो फ्यूचर में सारी की सारी टीम को अलर्ट रहना चाहिए उनसे। क्योंकि एक आप कहो तो एक पूरी की पूरी हम्म. एक 11 टीम यूनाइट होकर खेलती है। उनकी हाई प्रेसिंग देख लो, इतनी हाई प्रेस कर रहे थे, उनकी प्रेसिंग देख के मैं चौंक गया था कि हमारे प्लेयर क्यों नहीं वैसा प्रेस कर रहे हैं। और उनकी डिफेंडिंग देखो, काफी अच्छा डिफेंस किया उन्होंने। हमारे विंग से कोई से भी अगर आप देखो तो जो बॉल्स आ रही थी वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, पेनिट्रेट करने ही नहीं दे रहे थे। तो ये एक हम्म. क्वेश्चन मार्क था। और फिर ऑफकोर्स सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो टीम सिलेक्शन है, ये इस टीम मैच के बारे में हर समय कहा जाएगा क्योंकि ऑफकोर्स पता है, आपको भी पता होगा कि काफी ज्यादा हम्म. स्क्रूटनी मिली इस टीम मैच को। यहाँ तक कि ट्विटर पे ट्रेंड हो गया इस टीम मैच आउट को लेके, जो कि ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था जैसा मैच का रिजल्ट हुआ है। तो आई फील Exactly. कि सबसे पहले आता है मैच सिलेक्शन का कि राहुल बेके को क्यों खिला रहे हो आप, क्योंकि हमें पता है राहुल बेके का उतना भी अच्छा गेम टाइम नहीं जा रहा है। कतार के साथ उसका जो रेड कार्ड था अभी भी हमारे दिमाग में बसा हुआ है वो चीज। और सेरिटॉन फर्नांडिस, he is back into the team, one of the you can say that promising right back for in the future। तो उसे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं और राहुल बेको को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार ये मुझे लगता है कि एक आप स्टीमैच को कह सकते हो, स्टीमैच की गलती है, उसकी गेम प्लानिंग, उसकी टैक्टिक्स हो गई, कंप्लीटली क्लूलेस दिखता है। और आप कह सकते हो कि एक्सक्यूज काफी ज्यादा है, एक हम्म. प्रोमिनेंट रिजल्ट से। तो आई थिंक आई एम फ्रस्ट्रेटेड, जितने भी फैंस है सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। और वही मैं एक तरह से कह दो पहला इंप्रेशन रहेगा मैच का। एग्जैक्टली, फ्रस्ट्रेशन तो काफ़ी थी. लाइनअप की बात करते हैं तो लाइनअप में मोस्टली अभी इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है मिडफील्ड से अटैक पे जाने के लिए. अटैक में तो ऑब्वियसली हमको हो ही रही है कि हम अटैक्स नहीं बना पा रहे और जो बन भी रहे हैं उसमें हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे. अटैक जो हमारी मिडफील्ड में सुरेश और अटैक में हमारे पास लिस्टन, मनवीर और छेत्री थे. जो जो कैंप बना था हमारा 15 अगस्त से उसमें नहीं थे और इगोर स्टीमैक ने पहले ही उनको स्टार्ट किया. क्या लगता है कि इगोर स्टीमैक ने जिन प्लेयर्स के साथ इतनी प्रैक्टिस करी उन प्लेयर्स को नहीं उतारा और जो प्लेयर्स किसी और टीम के साथ एएफसी कप खेल रहे थे उनके साथ गया. क्या लगता है कि सही डिसीजन था वो. ब्रो, आई थिंक कि जो प्लेयर कैंप में गए थे, ऑफ कोर्स कई प्लेयर थे जो एफसी कप में गए थे, जैसा आप बता रहे हो बेंगलुरु एफसी के प्लेयर्स हो गए, एटीके मोहन बगान के प्लेयर्स हो गए, वो एक्टिव नहीं थे कैंप में और हमने मैच भी खेला। और कुछ प्लेयर्स थे, समवन लाइक ईशान पंडिता, जिसके बारे में अभी आप जरूर बात करोगे कि क्यों मिसिंग है। ऐसा प्लेयर जो कि ऐसे मैच में कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको गेम टाइम भी नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक ये कैसा डिसीजन है कि उसको निकाल दिया बिना खिलाए हुए। तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे हम कुछ ट्राई कर सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप देखो तो फॉरवर्ड में अभी सुनील सर के अलावा हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आगे चल के हमें गोल्स दें।
तो हमारा सबसे पहला आप कह लो स्टेप रहता कि हमें ऐसे प्लेयर को चांस देना है फॉरवर्ड में जो कि गोल्स करे, एक आप कह सकते हो अल्टरनेटिव बने सुनील सर का। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिप्लेसमेंट बने, क्योंकि रिप्लेसमेंट कहना काफी बड़ा वर्ड हो जाएगा सुनील छेत्री का। मैं कर रहा हूँ एक अल्टरनेट बने, एज अ सेकंड स्ट्राइकर, थर्ड स्ट्राइकर के ऑप्शन में बने। और वहां पे आई थिंक ईशान पंडिता को चांस देना चाहिए था। समवन लाइक आप कह सकते हो राहुल केपी को देना चाहिए था। आई थिंक वो भी कैंप में था, आपको पता ही होगा, वो भी कैंप में सेलेक्टेड था। तो ऐसे प्लेयर को चांस नहीं दिया इसकी मैच ने। वो सुनील सर को तो आई थिंक, जैसा मैंने कितना भी वीडियो बनाया है, मैं लाइव भी गया था, वहां पे कई लोग कह रहे थे कि मे बी सुनील सर को हम रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने काफी गेम खेला बेंगलुरु एफसी के लिए। तो मुझे लगता है यहीं पे कुछ प्लानिंग से मिस्टेक हुई, कुछ इसकी मैच से वो कुछ और ऑप्शंस ले जा सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास ऑप्शंस नहीं। अगर फॉरवर्ड में देखोगे तो सुनील सर के साथ आपके पास ऑप्शन एक फारूक चौधरी, उसको तो गेम नहीं मिला पिछले मैच में, मुझे पता नहीं सेकंड मैच में मिलेगा कि नहीं। रहीम अली को मिला था सेकंड हाफ में, उसने भी थोड़ा अच्छा डिस्प्ले किया था। तो हमारे पास ऑप्शन उतने खास है नहीं। तो आई थिंक इस टीम मैच को ये सोचना चाहिए था कि वो हर पोजीशन पे एक इक्विप्ड प्लेयर ले जाए। तो आई थिंक ये काफी बड़ा आप कह सकते हो कि एक परेशानी का आप एक सबक है, मान लिया। क्या लगा कि इगोर स्टीमैक प्रिपेयर था इंडिया वर्सेस नेपाल के लिए? क्या उसने नेपाल के लिए होमवर्क किया था जो उसको करना चाहिए था नेपाल के अगेंस्ट? क्या उसने उसको नेपाल को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लिया? क्या लगता है? ब्रो आई थिंक यस, आई थिंक थोड़ा सा लाइकली लिया, लेकिन जैसे उसकी फॉर्मेशन थी, हमने 11 में देखा, हम सोच रहे थे कि समवन लाइक अपुया साहल विल स्टार्ट, मे भी हो सकता है उन्हें स्टार्ट मिले। लेकिन जैसा हमारी कोर टीम ने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली ब्रैंडन, ग्लैन मार्टिन्स, सुरेश वांगजाम, सारे के सारे जो प्लेयर्स थे वो कोर जो टीम में थे, वो सारे के सारे स्टार्ट किए थे, जो मेन प्लेयर जिनको सबसे ज्यादा गेम टाइम मिला इस मैच के अंदर। तो आई थिंक अगर आप देखो तो इसकी मैच में होमवर्क किया था या नहीं किया था ये तो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से उसका गेम प्लान था उससे साफ साफ ये चीज प्रूव हो गया था कि मे भी उसने नेपाल को काफी ज्यादा लाइकली लिया। और जैसा उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पे हम जानते हैं कि एक्सक्यूज हमेशा रेडी रहता है, वहां पे उसने साफ साफ ये चीज बोला कि हमने काफी अच्छा गेम खेला है और जो गोल उनसे हुआ है वो हमारे मिस्टेक से हुआ है। तो ये कहना मुझे काफी ज्यादा एक कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था। एट द एंड ऑफ द डे हमें नेपाल का अप्रिसिएशन करना चाहिए कि उन्हें अच्छा खेला, उन्होंने हमने कंप्लीटली ब्लॉक रखा। कहीं पे भी ऐसा हमारा एक ऐसा क्लियर क्लियर कट चांसेस नहीं था। ऑफ कोर्स अगर हम थापा वाला गोल अगर हम मिस कर जाए तो वैसा हम कोई ऐसा चांसेस नहीं था जहाँ पे हम कह दे प्राउडली कि हाँ यार यहाँ पे हम क्लियरली गोल कर सकते थे, यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट चांसेस था। तो आई थिंक यही चीज है, मुझे लगता है कि इसकी मैच को ज्यादा आइडिया नहीं है नेपाल का, लेकिन अब उसे हो गया होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका जो कोच है मुतैरी, वो आप देखो तो यूथ टीम को मैनेज करते हुए आया है और अचानक आपको वो नेपाल की सीनियर टीम को मैनेज कर रहा है। तो काफी ज्यादा रिकमेंडेबल है कि उसने भी काफी अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है कि उसने काफी अच्छा प्लान किया है, जो भी हमारे प्लेयर्स थे उनको कैसे ब्लॉक करके रखना है, मिडफील्ड को कैसे ब्लॉक करके रखना है। तो मुझे लगता है इसकी मैच यहाँ पे आप कह दो, वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसकी मैच मुझे हर गेम में क्लूलेस लिखता है। उसका कोई प्लान मुझे दिखता नहीं सही से, ऑफकोर्स कि वो क्या चाह रहा है। हम्म। वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाना चाह रहा है, लेकिन कंप्लीटली आप पोजीशन बेस्ड फुटबॉल कैसे खेलोगे जब आप बॉल को होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो उतने देर तक। तो वहां पे आई थिंक हम मात खा रहे हैं और वही हमारी कमजोरी रही है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि डू यू थिंक दैट कि आईएसएल में जो क्वालिटी है फॉरेन प्लेयर्स की, जो भी फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं उनकी क्वालिटी इतना ज्यादा है, उस पर टीम इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर उनको निकाल दिया जाए टीम से तो हमारा हम्म। जो इंडियन प्लेयर्स है वो वैसे लेवल पे परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली मुझे तो यही लगता है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं, नॉट ओनली आईएसएल बट आई थिंक ओवरऑल इंडियन फुटबॉल। क्योंकि अगर आप कोई दिल्ली में भी कोई मैच देखने जाओगे, अगर दिल्ली की सीनियर डिवीज़न का, वहाँ पे भी वो स्ट्राइकर को एक 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 फॉरेनर को खिलाते हैं। और जो मेन डिफेंसिव पोजीशन होती है सेंटर बैक, वो भी कोई मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा फॉरेनर होता है, या फिर एक मिडफील्ड में जो मेन गेम चलाने वाला बंदा होता है वो भी फॉरेनर होता है। चाहे 4 प्लेयर हों, चाहे 5 प्लेयर हों, चाहे 7 प्लेयर हों, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि क्लब्स को जहाँ पे लगता है कि इस पोजीशन पे हम वीक हैं, वो वहाँ पे किसी एक इंडियन को उस पोजीशन में खिला के उसको अच्छा करने के बजाय दे बिलीव कि हम कोई अच्छा सा फॉरेनर खरीद लेते हैं जो ऑलरेडी उस पोजीशन में बहुत अच्छा खेल सकता है। सो जो कोच होता है वो किसी एक इंडियन प्लेयर को डेवलप या फिर उस पोजीशन में चांस नहीं देता, वो ऑलरेडी एक बना बनाया फॉरेन प्लेयर मंगा लेता है अपनी अपनी टीम में, और वो गेम खेलता है। और इंडियन प्लेयर्स भी एक तरीके से उसके असिस्टेंट ही होते हैं, क्योंकि वो बस असिस्ट कर रहे होते हैं फॉरेन प्लेयर को। मेन जो गेम है वो फॉरेनर्स चला रहे होते हैं।
और आई थिंक यही जो एक्सपीरियंस है, यही जो मेन लीडरशिप वाली बात आती है, वो जब नेशनल टीम में इंडियन प्लेयर्स आते हैं तो वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता। एंड आई थिंक वो थोड़ा दिखता है इंडियन फुटबॉल में, क्योंकि आई थिंक छेत्री और गुरप्रीत और संदेश के अलावा आई डोंट थिंक कि कोई हमारे पास प्रॉपर लीडर है जो कि ना अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर पाए टीम के अंदर। सो आई थिंक वो मिसिंग है, और आई थिंक ये इसी वजह से है क्योंकि जो इंडियन फुटबॉल में मोस्टली आईएसएल में जो मेजर पोजीशंस है वो फॉरेनर्स देख रहे हैं और खेल रहे हैं उसमें, और मैच को वही डिक्टेट करते हैं, वही चलाते हैं पूरे गेम को, और इंडियन प्लेयर्स बस उनकी हेल्प करने के लिए हैं। अगर इंडियन प्लेयर्स को, जैसे कि अपुया ने पिछले सीज़न काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा गेम दिखाया। कुछ प्लेयर्स हैं जो उस एटीट्यूड के साथ खेलते हैं, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स आई थिंक असिस्ट करते हुए नज़र आते हैं। सो आई थिंक वो लीडरशिप की कमी हमको नेशनल टीम में दिखती है। एग्जैक्टली। मैंने ये एग्जांपल दिया, मैंने मानवीर को देखा, मानवीर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पॉइंट को लेके। अभी हमने एएफसी कप में देखा और एटीके मोहन बगान, वहां पे उसका गेम काफी अच्छा गया, उसने गोल्स भी किए हैं वहां पे। ना ये चीज सोचना चाहिए कि वहां पे वो काफी अच्छे से लिंक कर जा रहा था हबास के स्ट्रक्चर में, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि वो प्लेयर्स, उसमें ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक यूगो बोमोस हो गया वहां पे, रॉय हम्म कृष्णा हो गया वहां पे, डेविड विलियम्स हो गया, तो उसके साथ काफी अच्छा लिंकअप किया, काफी अच्छे से एक पार्टनरशिप की, काफी अच्छे से, और गोल्स किया जैसे मैंने बताया। लेकिन मैंने उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है इंडियन नेशनल टीम में। ऑफ कोर्स ओमान के खिलाफ हमें गोल याद है उसकी, लेकिन उसके बाद कंप्लीटली वो स्ट्रगल किया है। विंग से वो कभी भी अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाता है, काफी ज्यादा बॉल डिस्पोजेस कर जाता है। और ये चीज मैंने देखा है, और यही जो हम बार बार कह रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या काफी ज्यादा डिपेंडेंट है हमारे प्लेयर, और लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। क्योंकि मानवीर को कहा जाता है कि ही प्ले लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर इन द टीम आफ्टर सुनील सर। तो आई हम्म थिंक ये काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, और आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि if we have to find someone goal scorer like Sunil sir, then we have to find हम्म someone like तो थोड़ी ईगोर की डिटेल में बात कर लेते हैं, ईगोर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि ईगोर अभी तक समझ पाया है इंडियन प्लेयर्स को? क्योंकि आई थिंक कि एक नेशनल टीम के कोच को कभी भी अपने प्लेयर्स को डेवलप करने का चांस नहीं मिलेगा। अपने प्लेयर्स जो अपनी स्किल्स को वो क्लब में ही डेवलप करेंगे, और नेशनल टीम में जो कोच होगा उसको हमेशा अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज़ को समझ के अपने टैक्टिक्स और अपने प्लान इस तरीके से बनाने होंगे कि वो प्लेयर्स वो मैच जीत पाएँ अपनी क्वालिटी के साथ। क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास 10-15 दिन होगा प्लेयर के साथ, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 महीने का काम कर लेगा वो, लेकिन कभी भी अपने प्लेयर्स को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। सो क्या लगता है कि इगोर स्टिमैक अभी तक अपने इंडियन प्लेयर्स को समझ नहीं पाया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझ नहीं पाया है, और वो किस तरीके से खेल पा रहे हैं उस तरीके से उनको खिलाने की बजाय अपना ही नया स्टाइल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक जो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं उसमें इंडियन प्लेयर्स काफ़ी गलती करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी नर्वस प्ले that. नज़र आ रहा है, और फॉरवर्ड खेलने में थोड़ा वो हिचकिचाते हैं। पता चलता है कि थोड़ा वो बैक पासेस ज़्यादा होते हैं फॉरवर्ड पासेस के अलावा। सो क्या लगता है कि अभी तक इगोर स्टिमैक अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज़ को समझ नहीं पाया है? उसको समझ नहीं आया कि इंडियन प्लेयर्स अभी उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनको किस तरीके से खिला सकते हैं ताकि बेस्ट सबसे अच्छा पॉसिबल जो भी रिजल्ट है वो आ पाए। ब्रो, जैसे आपने कहा कि कैपेबिलिटीज के बारे में कि वो समझ पाया कि नहीं, तो मुझे लगता है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि वो ऑफ कोर्स कैपेबिलिटी नहीं समझ पाया। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप देखो तो मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कंपैरिजन काफी एक इनवैलिड प्रोस्पेक्ट आ जाता है गेम का। काफी लोग कॉन्स्टेंटीन के पास चले जाते हैं, हमें पता है ये चीज, थ्योरी लेके, और कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ऑफ कोर्स अगर एक कोई कोच है, किसी प्लेयर को अपने टीम में ले रहा है, कोई प्लेयर जिसने प्रूव किया है एसएल में, उसको अपने टीम में ले रहा है, तो अगर उसे आप खिला भी नहीं रहे हो और अगले टूर से बाहर कर दे रहे हो, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ, पंडिता पे ही आ जाता हूँ ये चीज, कि हम अगर जॉइंट क्वालिफिकेशन में जाए कतार के साथ, और फिर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ, वहां पे गेम टाइम उसको उस 1 मिनट खिलाया भी नहीं उसको, और फिर आप ये नेपाल का जो गेम हो रहा है जहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, आप कह सकते हो कि जाओ ये गेम है, ये एक प्लेटफॉर्म में जाके अपने आप को प्रूव करो, और अपने आप को दिखाओ कि या यू डिजर्व टू बी इन दिस स्क्वाड, और वहां पे आप उसको निकाल दे रहे हो। तो आई थिंक यही एक मुझे बुरी बात लगती है इस मैच की, कि ऑफ कोर्स उसके कुछ फेवरेट प्लेयर हैं, हम समझ गए उसके कुछ फेवरेट प्लेयर हैं, हमने ऑब्जर्व किया है, आदिल खान, राहुल बेके, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि उसका बेस्ट बडी है, क्योंकि जैसा भी परफॉर्मेंस है इररिस्पेक्टिव ऑफ वो स्टार्ट करता है, और काफी लोग क्रिटिसिज्म करते हैं राहुल बेके का। तो मुझे यही लगता है यार कि ऑफ कोर्स आपको अपने प्लेयर्स के जो
जो प्लेयर की कैपेबिलिटी है उनको समझना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, तभी वो प्रूव कर पाएंगे। अब आप देखो सेकंड हाफ में, देखो नेपाल के अगेंस्ट साहाल हो गया, अपुया हो गया, थापा हो गया, उन्होंने ये चीज दिखाया है कि वो क्या क्वालिटी पोजेस करते हैं, उन्हें कंप्लीटली गेम को बदला है। और हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आपने साहाल को रखा है, अपुया को रखा है, जो वन ऑफ द बेस्ट आप कहो यंगेस्ट प्लेयर कहे जाते हैं आपको आईएसएल में, तो उनको मौका तो दो प्रूव करने का, कि ताकि वो गेम को बदले, और उन्होंने देखा भी दिया सेकंड हाफ में। तो यही चीज स्टीमैच को करनी चाहिए। स्टीमैच बस ये है कि सुरेश वांगजाम, ऑफ कोर्स मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी नेपाल का एक जो गेम है, यहाँ पे आप कुछ जो एरिया है वहां पे आप अपना जो सॉलिड आप कह सकते हो अल्टरनेटिव आप बना सकते हो। तो आई थिंक ये चीज स्टीमैच की मुझे कमजोरी लगती है, और स्टीमैच को ये चीज करना चाहिए कि सारे प्लेयर को इंडिविजुअली उसको वो करना चाहिए, मतलब कि एनालाइज करना चाहिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो नहीं कर रहा है। ऐसे गेम में उन्हें यंगस्टर को मौका देना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि उसकी कमजोरी है। सो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना होगा नेक्स्ट मैच में बेटर परफॉर्म करने के लिए, कि नेक्स्ट मैच में भी ये सेम एम्बैरसिंग सिचुएशन ना हो? आई थिंक सेकंड मैच में तो सबसे पहले हमें कुछ एरिया है जहाँ पे हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जैसा आपने मैच देखा होगा, आपने देखा होगा कि अगर उस वाले मैच में, पहले वाले मैच में हमारा कुछ ज्यादा अच्छे से लिंकअप नहीं हो पाया, खास करके आप देखो तो हमारे विंग से कुछ इनपुट मिला नहीं हमें, कोई भी प्लेयर समवन लाइक मानवी या लिस्टन पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे फाइनल थर्ड में। और यहाँ पे एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि हम राइट बैक क्या चूज करते हैं। मैं वहां पे काफी ज्यादा सरप्राइज था जब सेरेटॉन फर्नांडिस नहीं खेल रहा था। सेरेटॉन फर्नांडिस का काफी अच्छा गया है एएफसी चैंपियंस लीग और एफसी गोवा, तो उसे स्टार्ट मिलना चाहिए। तो सेकंड हाफ में कंप्लीटली डिफरेंस दिख गया जब सेरेटॉन आया। वहां पे सेरेटॉन काफी ज्यादा आगे जाके ओवरलैपिंग रन किया, वहां पे मानवीर के साथ लिंक करने की कोशिश की। तो आई थिंक राहुल बेके सेंटर बैक पे आया तो ठीक है, वहां पे जाके थोड़ा गेम लगा, थोड़ा सा डिफेंस सॉलिड हुई, लेकिन आई डोंट थिंक राहुल बेके इज अ गुड चॉइस फॉर राइट बैक। तो मैं चाहूंगा वहां पे सेरेटॉन स्टार्ट करें ना। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऑफकोर्स हमारे डिफेंस पे आती है यहाँ पे स्टीमैच, जैसा आपने कहा ना कि स्टीमैच का गेम प्लान क्या है, ये क्या है, मुझे लगता है वहां पे एक अल्टरनेटिव आप देखो तो सेंटर बैक, प्रॉपर सेंटर बैक ले जा सकता था। सुभाषिस बोस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटर बैक, वो लेफ्ट बैक पे खेलता है। हमने देखा है एफसी कप में कि काफी आगे जाता है, असिस्ट भी किया, उसने गोल भी किया है अभी एफसी कप में। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक आप नरेन गहलोत को लेके गए थे, जॉइंट क्वालिफिकेशन में भी लेके गए थे, आप अभी अगर आप देखो कैंप में भी लेके गए थे, लेकिन उसे निकाल दिया यहाँ से। और प्रणय हल्दर को लेके जा रहे हो क्योंकि उसको मुझे नहीं लगता गेम टाइम मिलेगा, लेकिन प्रणय हल्दर को रख के क्या कर रहे हो जब उसको खिलाओगे नहीं आप। तो फिर वही है कि सेंटर बैक पेयरिंग पे मैं चेंजेस करूंगा। मैं प्रीतम कोटाल को सना के साथ रखूंगा, क्योंकि प्रीतम कोटाल इज अ प्लेयर हु कैन डिफेंसिवली काफी अच्छे हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और काफी फिजिकली अगर देखो तो काफी अच्छा है। तो आई थिंक प्रीतम कोटाल और सना का मैं पेयरिंग यूज करूंगा। लेफ्ट बैक पे अगर आप देखो तो मे बी सुभाषिस बोस विल बी प्रीफर ओवर आकाश मिश्रा। नाउ मिडफील्ड में पूरा बदलना चाहूंगा। ऑफकोर्स पूरा का पूरा अगर आप मिडफील्ड देखो, अब मौका देना चाहिए। सेकंड हाफ में दिख गया है अपुया, थापा एंड साहल, इन तीनों को छोड़ दो मिडफील्ड में। आप देखना ऑफ कोर्स ये तीनों आपको काफी अच्छा गेम डिलीवर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्यों इन प्लेयरों की इतनी नाम होती है, इतनी फैंस फॉलोइंग है। एंड देन विंग पे देखो तो ऑफ कोर्स अगर लिस्टन को मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि लिस्टन मुझे लगता है कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जल्दी से गेन करेगा ना। राइट विंग पे आए तो यहाँ पे काफी चॉइसेस हैं हमारे पास, रहीम अली, फारूक चौधरी है, मानवीर है। मैं चाहूंगा फारूक को स्टार्ट करूं, जैसा मैंने बताया है फारूक ने गोल किया था मोहम्मदान के खिलाफ अभी जो हमारा फ्रेंडली हुआ था। तो फारूक चौधरी को स्टार्ट करो, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी स्क्वाड में है। अगर इसकी मैच उसको खिलाएगा नहीं और फिर अगले टूर में सैप में निकाल लेगा तो फायदा क्या होगा फारूक चौधरी को लेके जाना नेपाल में। और स्ट्राइकर पे देखो तो ऑफकोर्स अगर सुनील से स्टार्ट करते हैं तो करते हैं, लेकिन 90 मिनट में नहीं खिलाना चाहूंगा उन्हें। 60-65 मिनट देखो, और उसके बाद में भी जैसा गेम का सिचुएशन हो रहीम अली को ले आओ वहां पे। तो ये मेरी मतलब लाइनअप रहेगी प्रोबेबल। अगर 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 मेरा फेवरेट लाइनअप की बात करें कि क्या खेलना चाहिए इंडिया को नेपाल के अगेंस्ट सेकंड मैच में, तो आई थिंक जो डिफेंस था, आई थिंक ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की आई थिंक वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सेम रख सकते हैं हम। मेन चीज़ आ जाती है मिडफील्ड और अटैक में। सो आई थिंक मिडफील्ड सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं जो मिडफील्ड में ही करूँगा मैं। सुरेश, अपुया एक साथ, और आई थिंक आगे जाके ब्रैंडन या फिर मैं चाहूँगा कि थापा खेले, ब्रैंडन को नहीं खिलाऊंगा। प्लस छेत्री की जगह आई सुनील छेत्री सर की जगह आई वुड लाइक मनवीर सिंह टू बी देयर, या फिर फारूक चौधरी को चांस मिलना चाहिए, और मनवीर सिंह राइट में और लेफ्ट में लिस्टन। या सो आई थिंक ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस मिडफील्ड में सुरेश के साथ साथ अपुया, और आगे
Anuruddh Thapa. So that will be my lineup, and I think कि Indian players already काफ़ी motivated होंगे पिछले मैच की बाद से. I think they would want to prove themselves. And मोस्टली हमने जब भी देखा कि ईगो स्टीमैक अपने प्लेयर्स को बस पिच में डाल देता है, उसके बाद प्लेयर्स के ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो आई थिंक बता देता है किस तरीके से वो खेलना है प्लेयर्स को. लेकिन अब आई थिंक प्लेयर्स अंडर प्रेशर जाते हैं, फिर उनको जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं रहती. आई डोंट नो क्या सिचुएशन क्या रहती है, बट प्लेयर्स इतना कर नहीं पाते आई थिंक. लेकिन अब मोटिवेटेड होंगे प्लेयर्स, एंड नेक्स्ट मैच में आई एम होपिंग कि सब कुछ सही जाए और इंडिया थोड़ा वापसी करे नेपाल के अगेंस्ट, एंड हमको एक अच्छा मैच देखने को मिले और फ्रस्ट्रेटिंग मैच ना हो, जो कि हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं. ऑलमोस्ट सारे मैचेस इंडिया के फ्रस्ट्रेटिंग ही रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. सो देखने वाली बात है कि क्या होता है कल जब इंडिया मिलती है अगेंस्ट नेपाल, एंड क्या हम जीत पाएंगे या फिर वापस ईगो स्टीमैक की कहानी कंटिन्यू रहेगी ड्रॉस की. सो वो देखने वाली बात है. सो गाइस, सो आदर्श का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. गो एंड सब्सक्राइब, एंड या विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. Bye. Bye. Thank you. Thank you both for inviting.